हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजो पर। मैं जॉर्जी शो ले आई हूँ आप सभी के लिए आफ्टर कन्फेस और लव का नेक्स्ट पार्ट। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए वॉइस डिफरेंट लग सकती है, तो वॉइस को गोली मारकर स्टोरी पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें अपने जाओ जीशू को दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर अपनी गुशियांग के साथ अपने किचन में ही खड़ा हुआ था। हमारी गुशियांग ने अपने जाओ जीशू का कान पकड़ के उसे ले आया था। अभी जैसे ही वो उसे कान पकड़ के ले आई थी और उससे कहने लगती, अब बताओ कहाँ है तुम्हारे किचन का सारा सामान, आखिर मैं क्या बनाऊँ। अभी अपना जाओ जो स्टिल देखा जा रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। अरे भाई, बॉस है जाओ, बॉस को कोई ऐसा कैसे ट्रीट कर सकता है। यहाँ अपना बहन जो स्टिल डरा हुआ था, अभी उसकी बहन जो उसके बॉस को ही कान खींच के ले गई। ये क्या था। अपना बहन जो डरा हुआ था तो वो समझ ही नहीं पा रहा था क्या करना है। वो अभी अपने नेल्स को अपने दांतों से चबाता हुआ सोच रहा था क्या हो रहा होगा। आखिर गुशियांग दीदी क्या कर रही होंगी और मास्टर शो। वो यही चीज़ें जो सोचने लग रहा था, वो चुपचाप बैठा ही हुआ था। और अभी यहाँ पर गुशियांग जो अपने झाऊ से कह रही है, बताओगे मुझे क्या बनाऊँ मैं, तुम्हारे किचन का सामान कहाँ है। अभी अपना झाऊ जो बस किचन में जिस साइड सामान है उस साइड इशारा कर देता है। अभी वो जाती है और बाहर से नॉर्मल सा जो हरी सब्जियां होती है उसे उठाती है। लाइक सबसे पहले वो अपना फ्रिज के पास गई है, फ्रिज से जो हरी सब्जी रहती है उसे निकाली है। हरी सब्जी निकालने के बाद फिर वो सीधे ही अपना जो ड्रावर वगैरह है वहाँ पर बर्तन वगैरह रखाए जाते हैं उन लोग को लेती है। बर्तन लेने के बाद वो अभी जो हरी सब्जी में वो पालक निकालती है, उसे चाकू लेके बारीक बारीक काटने लग जाती है। लाइक वो बारीक बारीक काटे। अभी अपना झाऊ जो यहीं पर खड़ा था। मैं ये बता दूँ दोस्तों, झाऊ को वो जो रिएक्ट हुआ था उसके ऊपर, वो सिर्फ़ और सिर्फ तब हुआ था जब वो वेन को वैसा चाकू के साथ और हाथ करते हुए में ऐसा देख लिया था, तब वो उस पर ऐसा रिएक्ट कर गया था। अभी उस पर ये सब चीज़ें रिएक्ट नहीं करेंगी। अब वो जैसे ही देखता है कि क्या बोलते थे, लाइक वो काट रही है, वो बस उसके सामने खड़े रहता है। वो काटते रहती, काट के बाद फटाफट उसे बनाने लगती है। और अभी अपनी जो गुशियांग है वो अपने बहन के लिए अभी जो पालक होता है उसका सूप ही तैयार कर रही थी। अभी उसको सूप तैयार करने लगती है। अब झाऊ से पूछती है, क्या मैं तुम्हारे लिए भी बनाऊँ। अभी अपना झाऊ जो अपने गुशियांग को देखने लगता है। अब अपनी गुशियांग कहती है, पूछने की क्या ज़रूरत, बना ही लेती हूँ। वो ऐसे ही कहती है और बनाने लगती है। बनाते बनाते वो साइड में ही कुछ नॉर्मल खाना भी बनाती है, जिसे वो अपना झाऊ और अपने जो गाओचोंग है वो भी खा सके। वो अलग से वो सब खाना भी तैयार करने लगती है। वो सब खाना तैयार करके झाऊ से कहती है, जाओ बाहर डाइनिंग टेबल पर, मैं तुम्हारे लिए खाना वही ले आ रही हूँ। और साथ ही साथ वेन को भी कहो कि वो नीचे आए, उसे बेड पर बैठे बैठे खाना नहीं मिलने वाला। वो ऐसे ही कहती है और सीधे अपने झाऊ को भेज देती है। फिर झाऊ सीधे यहाँ से अपना मुँह लटका के बाहर निकल जाता है। लेकिन वो खुद ही सोच रहा था कि वो क्या कर रहा था। वो बॉस है, ये घर उसका है, और अभी बहन की बहन इसका कान ऐसे खींच रही थी। वो तो इसी चीज़ों को सोचने लग जाता है कि उसके साथ हो क्या रहा था। वो इसी चीज़ों को भी सोच रहा था। वो सोचते सोचते बाहर निकल जाता है। बाहर जैसे निकलता है, सामने देखता है अपने गाओचोंग को। गाओचोंग जो कहते हैं, क्या बात है बेटा, हाँ बहन को तुम ज़्यादा ही मानते हो क्या, जो उसकी बहन भी तुम्हारे कानों को पकड़ के ऐसे खींचते हुए तुम्हें किचन में ले गई थी। अभी अपने जीशू जो अपने गाओचोंग को देखने लगते और कहते, चाचा। अभी अपने गाओचोंग कहते, अच्छा ठीक है, मैं मजाक नहीं करता। अब अपने जो जीशू है वो कहते हैं, अच्छा चाचा आप डाइनिंग पर बैठिए, मैं वेन को ले आता हूँ। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी अपने जो गाओचोंग है पूछते, अच्छा वेन को ले आओगे, पर डाइनिंग में क्यों बैठना है, कुछ खास है क्या। अभी अपने जो जीशू है वो बताते हैं कि हाँ बस खाना तैयार ही होने वाला है, जिस वजह से आपको बैठना है। वो ऐसे ही कहते हैं और अपना सीधे अपने वेन के पास चले जाते हैं उसे लेने के लिए। अब वो जैसे ही उसे लेने के लिए गए हैं, जैसे ही पहुँचते अपना वेन जो यहाँ पर डरा हुआ बैठा हुआ था, उसे लग रहा था कि क्या हो रहा होगा। अभी एक तरफ बहन, एक तरफ उसके बॉस जो कि उसके मास्टर शो।
वो यही सोच रहा था। अभी वो जैसे ही जाता है अपने जीशू जो वेन को देखने लगते हैं। वेन डर के उठ जाते हैं और बोलते मास्टर शू आप प्लीज़ दीदी से नाराज़ मत होइएगा, वो शुरू से ही ऐसी है, वो थोड़ा मेरे लिए पॉसेसिव है। वो आप थोड़ा वो ऐसे ही इतना अटकने लगता है, उसके कुछ समझ में नहीं आता कि वो इतना अटक ही क्यों रहा है। पर वो बहुत ज़्यादा अटक रहा था, बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। अभी अपने जो जीशू है अपने वेन के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रही थी। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी बड़ी बहन है, तो थोड़ा-सा तो पॉज़िटिव होगी ही। वो ऐसे ही कहता है और उसके बाद कहता है अच्छा चलो यहाँ से। अभी अपने वेन जो जीशू को देखने लगते हैं। मास्टर शू अभी अपने जो जीशू है वो सीधे ही कहते हैं तुम्हारी बहन का ऑर्डर है कि तुम यहाँ पर बैठे-बैठे खाना नहीं खा सकते। तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें नीचे डाइनिंग पर ही जाना पड़ेगा। वो ऐसे ही कहते हैं और फिर अपने बहन का हाथ पकड़ के उसे साथ में ले जाने लगते। आगे हमारे जीशू चल रहे थे, पीछे हमारे वेन चल रहे थे। जो धीरे-धीरे चल रहे थे उनके सर पर चोट का निशान तो था ही, लाइक वो जो पट्टी लगी हुई थी वो था ही। वो पीछे चले जा रहे थे। अब चलते-चलते इन लोग पहुँच जाते हैं अपने डाइनिंग पर। जैसे ही पहुँचते हैं हम अपनी गुशियान को देखते हैं जो एक ट्रे में ही डाइनिंग में ले आई थी खाना, लाइक सबके लिए भी खाना ले आई थी और अपने जीशू और वेन के लिए जो वो पालक का सूप तैयार की थी वो ले आई थी। दोनों को ही बाउल में तैयार करके दी थी और अलग से हमारे जीशू के लिए दूसरा खाना भी था। अभी अपने जो जीशू है वो सूप को देखते हैं और अपनी गुशियान को देखते हैं। गुशियान कहती है मुझे पता है तुम इसका ख्याल रखने के कारण ठीक से सो नहीं पाए थे, जिस वजह से मैं तुम्हारे लिए ये बना दी हूँ। वो ऐसे ही कहती है और पीने को कहती है। अभी अपने जो गाओचोंग है वो कहते हैं थोड़ी रूड ज़रूर हो पर हो अच्छी। अभी अपनी गुशियान जो थैंक यू बस कहती है अपने गाओचोंग से, क्योंकि वो उससे की भी बदतमीजी करेगी, क्योंकि है तो वो घर का बड़ा ही इंसान, तो उससे कुछ नहीं कहती, बस थैंक यू ही कह देती। अभी इन लोग डाइनिंग पे बैठ जाते, लाइक जो चेयर है उस पर बैठ जाते हैं और हमारे वेन जो अपना सूप एंजॉय कर रहे थे, हमारे झाऊ जो सूप एंजॉय करने के बाद अपना खाना खाने लगते हैं। अभी इन लोग जो खाना खा रहे थे, अब खाना खाने के बाद उठ जाते हैं। उठने के बाद अब अपने वेन को जो दवाइयाँ दी गई थी उसे वो दवाइयाँ दी जाती है और उसे ले जाके सीधे उसके रूम में लेटा दिया जाता है। अभी वेन को जैसे ही लेटा दिया जाता है अपना झाऊ जो अपने गुशियांग को जो रूम दे देता है और बताते हैं कि उसे कहाँ पर रुकना है, तो वो वहीं पर जाकर अपना आराम करने लगती है। अपने गाओचोंग जो यहाँ पर सीधे ही निकलते हैं, लाइक उन्हें सोना नहीं था। फिर से उनकी मस्ती जो शुरू हो गई थी, सीधे बाइक चालू और वो निकल जाते हैं वही हॉस्पिटल की और जिनकत होता है। हम देखते हैं अपने जीशू जो अपने वेन को सुला दिए थे। वेन को सुलाने के बाद वो बस उनके रूम में ही बैठे रहते हैं, वेन को देखते रहते हैं। वेन जो यहाँ पर सोए हुए थे उनकी आंखें खुलती है। आंखें खुलते ही वो अपने जीशू को देखने लगते हैं और कहते हैं मास्टर शू आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अपने जीशू कहते हैं ये रूम मेरा है, कहाँ जाऊँ। अभी अपने जो वेन है वो कहते मास्टर शू आपने मुझे अपने ही रूम में सुला दिया। अभी अपने जीशू जो है वो कहते हैं कि क्या करूँ, मैंने तुम्हें अपने रूम में ही सुलाना ज़रूरी समझा। हाँ जानता हूँ तुम्हारे लिए अलग रूम तैयार हुआ था, पर मैं तुम्हें देखना चाहता था और मुझे अपने रूम की आदत है, इसलिए मैं तुम्हें अपने रूम में ले आया। वो ऐसे ही कहते हैं और अभी अपनी वेन जो लाइक क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनके, वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। अभी अपने जो वेन है वो कहते मास्टर शू आप एक काम कीजिए, आप यहाँ सो जाइए, मैं यहाँ सो जाता हूँ। ऐसे ही कह के सोफ़े की ओर चले जाते हैं। अभी जैसे ही सोफ़े की ओर जाते हैं अपने जीशू सीधे ही हाथ पकड़ते हैं, उन्हें बेड पर ले जाकर लिटा देते हैं और कहते हैं चुपचाप यहीं पर सो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी अपने जो वेन है वो कहते फिर आप कहाँ सोएंगे, आप क्या सोफ़े पर सोएंगे, वैसे भी आप मेरी वजह से ठीक से सो भी नहीं पाए हैं। वो ऐसे ही कहते हैं। अभी हम देखते ठीक है तो तुम चाहते हो कि मैं अच्छे से कंफर्टेबल होकर सोऊं। हमारे वेन कहते हैं हाँ मास्टर शू मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से कंफर्टेबल होकर सोएं। अभी अपने जो जीशू है वो कहते हैं ठीक है, वो ऐसे ही कहते हैं और सीधे ही लाइक हमारे वेन को जैसे लेटा के रखे थे जस्ट बगल में आकर लेट जाते हैं और सो ही जाते हैं। अभी अपने वेन जो
हैरानी से देखने लगते हैं कि क्या था ये। उसके मास्टर शू उसके जस्ट बगल में सोए हुए हैं। अभी वो हमारे जीशु जो है अपनी आंखें बंद करके रखे हुए थे, हमारे वेन जो स्टिल उन्हें देखे जा रहे थे। अब वो आंखें खोलते हैं और कहते हैं, बस करो, मुझे देखने के लिए दिन भर है, पर अभी आराम कर लो। वैसे ही कहते हैं और अपने वेन की आंखों पर अपना हाथ रख देते हैं, और जैसे ही आंखों पर हाथ रखा जाता है, जैसे एक सुकून मिल रहा हो हमारे वेन को, वो आराम से सो जाते हैं। अभी वो जैसे ही सो जाते हैं, हमारे जीशु अपनी आंखें अपने हाथ जो है अपने वेन के आंखों से हटाते हैं और अपने वेन को देखने लगते हैं। उसके बाद देखते देखते सिर्फ उनके माथे पर जाते हैं और प्यारी सी किसी देकर फिर अपना चुपचाप लेट जाते हैं। अभी वो जैसे ही लेटते हैं, हमारे वेन की आंखें खुलती है। वेन की आंखें जैसे ही खुलती है, वो अपने जीशु को देखने लगते हैं और सिर्फ मन में इतना कहते हैं, मास्टर शू, आखिर आप इतने कैसे बदल गए। वो ऐसे ही कहते हैं और उसके बाद मुस्कुराते हुए अपना सो जाते हैं। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं ये सब में जो इवनिंग हो चुकी थी, तो अभी इन लोग जल्दी सोते हैं ताकि अपने वेन को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिल पाए। वही अपने जो गौचंग हैं, वो अपने गाड़ी चलाते हुए चले गए थे अपने बाइक में। वो सीधे जो अपने हॉस्पिटल पहुंच गए थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो सीधे ही अपने दुआन के पास जाते हैं। दुआन के पास जाते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरा इलाज तो कीजिए। अभी दुआन पे जो कहते हैं, अब आपको क्या हुआ, फिट फाट तो लग रहे हैं आप, फिर आपको क्या इलाज करवाना है अपना। अभी अपने जो गौचंग है वो कहते हैं, इलाज तो इस दिल का करवाना है जो आपने ले लिया है, अब तक दिया ही नहीं। अभी अपने दुआन पे जो वो उठ जाते हैं और सीधे अपने गौचंग के पास आते हैं और कहते हैं, अच्छा तो फिर आप जिंदा कैसे हैं, और हाँ प्लीज़ यहाँ आकर ना तमाशा मत कीजिए। अगर आपको कोई चोट लगी है तो आप ड्रेसिंग वगैरह करवा सकते हैं बाहर नर्स से, ठीक है। वो ऐसे ही कहते हैं और अपना सीधे कैबिन, जो उनका कैबिन होता है, उसे ही बंद कर देते हैं। अभी वो जैसे ही उसे बंद करते हैं, हम देखते हैं अपने गौचंग जो हंसने लगते हैं और कहते हैं, इतनी आसानी से तो पीछे नहीं छोड़ूंगा दुआन पेंग जो। वो ऐसे ही कहते हैं और मुस्कुराते हुए फिर बाहर निकल जाते हैं। सीन कट होता है, हम देखते हैं अपने वेन और जीशु जो सो रहे थे। अब सोने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर इन लोग सो रहे हैं। सोते सोते अचानक से हमारे वेन का जो है हाथ वो अपने जीशु के ऊपर आ जाता है। अभी जैसे ही जीशु के ऊपर हाथ आता है, जीशु की आंखें जो खुल जाती है। जो होते हैं ना कुछ लोग जो कच्ची नींद में सोते हैं, तो हमारे जीशु का ऐसा ही था। उनकी आंखें खुल जाती है। जैसे ही आंखें खुलती है, वो आँख खोल के अपने वेन को देखने लगते हैं। उनका हाथ जो उनके ऊपर आ गया था, उसे पकड़ के वो लेट से जाते हैं। अभी जैसे ही लेट से जाते हैं, उनकी आंखें जो बंद होती है। अब थोड़ा थोड़ा इनके आंखों के अंदर से ही हमें एक वो दिखाया जा रहा है। और अब हम चलिए फ्लैशबैक पे जाते हैं। हमारा फ्लैशबैक जो हमारी मोन और सैम का है, जो शुरू हो जाता है। हम देखते हैं अब जैसे ये शुरू हो रहा है, अभी ये जगह थोड़ी थोड़ी ब्लर दिखाई जाती है। ब्लर होते होते पूरी साफ़ हो जाती है। अब जैसे ही पूरी साफ़ होती है, हम देखते हैं हमारी सैम जो अपने कैबिन में थी, वो भी अपनी कैबिन में थी और उसके पास अभी अपनी जो मून खड़ी थी। अभी अपनी जो सैम है वो कहती है, मून तुम्हारा क्या फ़ैसला है, क्या तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनोगी। अभी अपनी जो मून है वो अपनी सैम को देखने लगती है और फिर अपने घर के हालातों को याद करने लगती है। वो घर के हालातों को याद करने लगती है और मून अपने सैम को देखने लगती है। अभी अपनी जो सैम है वो कहती है, देखो मैं तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही, अगर तुम करना चाहती हो तो ज़रूर कर सकती हो, और अगर तुम करोगे तो हमारी कंपनी तुम्हें एक अलग से घर भी देंगी जिस पर तुम रह सकती हो, और जिस जगह पर तुम रहती हो तुम्हें उस जगह पर रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो ऐसे ही कहती है और उसके सामने एक फ़ाइल रख देती है और कहती है, इसे अच्छे से रीड कर लेना, उसके बाद तुम अपना फ़ैसला बता देना। वो ऐसे ही कहती है, उसे फ़ाइल दे देती है। अभी अपनी जो मून है वो फ़ाइल लेकर अपने कैबिन में चली जाती है। उसको जो एक सेपरेट कैबिन दिया गया है वो उस पर ही चली जाती है। वो उस पर जाती है और जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर अपने घर के हालातों को सोचती रहती। जब वो अपने घर पहुंची थी, जब उसे अपनी सैम ने छोड़ दिया था, तो वो जैसे अपने घर पहुंची थी, तो घर पहुंच के वो अपनी माँ को देखती है जो कि बीमार रहती है और वो और ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। अभी अपनी जो
मून है वो उनका ख्याल रखने लगती है। जैसे उनका ख्याल रखने लगती है, यहाँ पर नॉप आता है जो बताता है कि इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और इन्हें अभी हॉस्पिटल वगैरह करना ही है, इन्हें बाहर रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी करके। तो उसी चीज़ को कहने लगते हैं। अभी अपनी मून जो है वो कहती है ठीक है मैं कुछ करती हूँ। अभी अपना जो नॉप है वो कुछ मदद ज़रूर करता है, पर वो हद से ज़्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपनी भी फैमिली संभालना है। लाइक उसका जो घर है, उसके मम्मी पापा, उसे वो सब भी तो देखना है, जिस वजह से वो हमारी मून का ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता है। बस वो कुछ चीज़ों के लिए उसका हेल्प कर देता है। वो उससे वैसे ही कहता है। अभी अपनी मून जो अपनी मम्मी को लेकर परेशान रहती है और उन लोग जिस जगह पे रहते हैं वो जगह भी अच्छा नहीं है, जैसे कि वहाँ पर कुछ गंदगी वगैरह रहती है, तो जिस वजह से वो वहाँ का कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो अब वो जो बैठे रहती है वही सब चीज़ें सोचती रहती है। फिर वो फ़ाइल को लेती है, फ़ाइल को लेकर चेक करने लगती, जिसमें पूरा पेमेंट वगैरह लिखा हुआ था। लाइक कि उसका जो पेमेंट रहता है वो कितना आएगा, क्या रहेगा, उसकी टाइमिंग क्या रहेंगी, उसे क्या करना पड़ेगा, सभी चीज़ें रहती है। यहाँ तक कि उसमें ये भी लिखा रहता है कि उसे एक घर भी दिया जाएगा और जो कंपनी का जो इन लोग का जो काम है, यहीं से कार रहेंगी जो उसे लाना ले जाने का काम करेंगी। वो इसी चीज़ को रीड करने लगती है और वो थोड़ी देर सोचती है, हर एक चीज़ को याद करती है, सब कुछ सोचती है और उसके बाद फिर अब ये फ़ैसला लेती है कि क्यों ना वो अपना शुरू हो जाए। लाइक वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले। वो यही सोचकर अभी अपनी जो सैम है, लाइक मून है, वो सैम के पास चली जाती है। वो सैम के पास जाती है और सैम के पास जाने के बाद कहती है मैम। अभी सैम जो उठ जाती है और कहती है हाँ कहो मून। अभी जो अपनी मून है वो कहती है कि अगर वो ऐसे ही कहती है। अभी अपनी सैम कहती है हाँ कहो, अगर तुम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। वो ऐसे ही कहती है और फ़ाइल लेने लगती है, पर वो जैसे ही फ़ाइल को लेती है, अभी मून कहती है मैं तैयार हूँ, मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी बनने को तैयार हूँ। वो ऐसे ही कहती है और अभी वो हमारी जो सैम है वो उसको फ़ाइल को खोलती है, तो वहाँ पर हमारी मून ने अपना साइन कर दिया था कि हाँ वो करेंगी करके, वो ऐसे ही कर दिया था। अभी अपनी जो सैम है वो कहती है तो ठीक है, आज का दिन तुम्हारा है, तुम अपने जो जितने भी कॉलीग हैं उन लोग के साथ टाइम बिताओ, कल से तुम मेरे साथ इस केबिन में ही रहोगी। वो ऐसे ही कहती है और उसके बाद हम देखते हैं हमारी मून जो अपने जितने भी लोग थे उन लोग के साथ अपना समय बिताने लगते हैं। डेजी भी आती है, डेजी के साथ भी वो अपना समय बिताने लगती हैं। अब पूरा एक दिन बीत जाता है। लाइक ये जो अपनी मून है वो डेजी के साथ और बाकी के लोगों के साथ जो वो ये करने लगते हैं, लाइक एंजॉय कर रही थी। तो ये समय पूरा एक दिन बीत जाता है। एक दिन बीतने के बाद हम देखते हैं कि इन लोग जो यहाँ से निकल जाते, लाइक हमारी जो मून है उसका छुट्टी हो जाता है और अब हमारी जो मून है वो अपने घर जाने वाली थी। जब वो घर जाने वाली थी तो हमारी सैम फिर से उसे सीधे उसके घर ड्रॉप करने वाली थी। हमारी मून जो है वो जैसे ही अपनी सैम का गाड़ी देखती है वो फिर से रुक जाती है। अभी सैम जो सीधी कहती है चलो आकर बैठ जाओ। अभी अपनी जो मून है वो कहती है मैम आप हमेशा ही मुझे ड्रॉप क्यों करेंगी। अभी अपनी जो सैम है वो कहती है मैं उसी साइड जा रही हूँ, सिर्फ इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि तुम बैठ जाओ, और वैसे भी मुझे तुम्हें कल अपना वो भी दिखाना है जहाँ पर तुम रहने वाली हो, तो क्यों ना तुम बैठ जाओ। वो ऐसे ही कहती है और अपनी मून के लिए एक बटन दबाती है जिससे कि कार का दरवाज़ा खुल जाता है। अब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है हमारी मून चुपचाप आकर बैठ जाती है। अब जैसे ही आकर वो बैठती है, उसके बैठने के बाद हम देखते हैं कि वो अब जैसे ही बैठी हुई है तो हमारी जो सैम है वो ड्राइविंग शुरू कर देती है। अब ड्राइविंग शुरू करने के बाद जैसे कि कार ड्राइविंग शुरू हो चुकी थी, इधर हमारी सैम जो कार ड्राइव कर रही थी, हमारी मून जो सैम के जस्ट बगल में ही बैठी हुई थी और उसका ध्यान इस वक्त पर खिड़कियों से बाहर था। पर हमारी सैम जिसका ध्यान ड्राइविंग के साथ साथ हमारी मून पर भी था। अब थोड़ी देर के सफ़र के बाद हमारी सैम जो उसी जगह पर हमारी मून को ड्रॉप कर देती है जो कि हमारी मून का घर है। अब वो वहीं पर ड्रॉप कर देती है। अब वो ड्रॉप करने के बाद हमारी मून से कहती है कल 10 AM तुम तैयार रहना। वो ऐसे ही कहती है और फिर
वो यहाँ से निकल जाती। अब जैसे ही हमारी सैम यहाँ से निकलती है, हमारी मुन जो अभी भी खड़ी ही थी हमारी सैम को जाती हुई देख रही थी। अब जो वो जा रही थी तो हमारी मुन जो धीरे से कहती है, कितनी अजीब बात है ना, एक तरफ मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय से सैम मैम की पर्सनल असिस्टेंट बन रही हूँ, यहाँ तक कि मुझे एक घर भी मिलेगा जो कि कंपनी के तौर से ही मिलेगा। अगर ये घर मिला तो मैं अपनी मम्मा को अच्छे से रख पाऊँगी। वो ऐसे ही कहती है और फिर वो मुस्कुराते हुए अंदर जाने लगती है। अभी अपनी मुन जो मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। अभी जैसे ही वो मुस्कुराते हुए अंदर जाती है, अंदर जाकर देखती है कि उसकी मम्मी जो अभी भी बिस्तर पर ही थी, वो बिस्तर से उठती है और कहती है, मुन बेटा तुम घर आ गई। अभी अपनी जो मुन है वो मुस्कुराती है और कहती है, हाँ माँ मैं घर आ गई, आप कैसी है, क्या आपने कुछ खाना खाया। अभी अपनी मुन की जो मम्मा है वो कहती है, तुम्हारे बिना कैसे खाती। वो ऐसे ही कहती है और कहती है, चलो मैं खाना निकाल देती हूँ। पर अपनी मुन जो उनको कहती है, आप आराम कीजिए मैं खुद निकाल रही हूँ। लाइक अपनी मुन जो अपने जॉब से वापस आने के बाद वो आराम नहीं कर रही है, वो खुद ही अपनी मम्मा के लिए खाना निकाल के दे रही है। और हाँ, खाने की बात है तो वो जो जब जाती है यहाँ से उससे पहले ही वो 2 टाइम के खाने का इंतज़ाम करके जाती है। अब वो खाना वाना निकालती है और अभी अभी उसने लाइक थोड़ी देर के लिए वो जो थोड़ा सा टाइम निकालती है और एक हल्का सा गर्म सा खाना बना भी लेती है। लाइक जो ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है वो अलग, और उसने अभी अभी गर्म बनाया था वो भी अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि वो उसे ठंडा खाना तो नहीं देंगी ना। अब इन लोग खाना खाने लग जाते हैं। खाना खाने के बाद सीन कट होता है, हम देखते हैं हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी सैम जो करेक्ट 10 बजे पहुंच गई थी हमारी मुन के घर उसे लेने के लिए। अभी जैसे ही हमारी सैम मुन के घर के पास पहुंचती है, अपने गाड़ी का हॉर्न बजाने लगती है। अभी गाड़ी का हॉर्न इतना ज़्यादा बजाया जा रहा था, हमारी मुन को ये नहीं पता था कि सैम आई हुई है। वो तो ये बात जानती ही नहीं थी। अभी वो इरिटेट हो रही थी कि इतना कौन हॉर्न बजाता है, वो यही सोच रही थी, इसलिए वो चिल्लाने के लिए बाहर ही निकली थी। पर जैसे ही वो चिल्लाने के लिए बाहर निकलती है, सामने हमारी मुन सैम को देखती है। अब मुन जैसे ही सैम को देखती है तो कहती है, मैम आप यहाँ। अभी अपनी जो सैम है वो सीधे ही कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम 10 बजे तैयार रहना, 10 बज चुके हैं, क्या तुम तैयार हो। अभी अपनी मुन जो अपने आप को देखती है और कहती है, मैम मैं इस वक्त तो तैयार नहीं हूँ। अभी अपनी सैम के सीधे ही कार से बाहर आ जाती है और कहती है, ठीक है मैं वेट कर रही हूँ, तुम तैयार हो जाओ। वो ऐसे ही कहती है और कहती है, ठीक है मैं अंदर आ सकती हूँ तुम्हारे घर। अभी अपनी जो मुन है वो बिल्कुल ही हैरान कि उसकी बॉस उसके घर के अंदर आएंगी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो मना करने लगती है। अभी अपनी सैम जो मुन को घूर के देखती है और कहती है, तुम मुझे मना कर रही हो। अभी अपनी जो मुन है वो कहती है, नहीं मैम पर ये ठीक नहीं होगा ना। अभी अपनी सैम जो है वो कहती है, ये फ़ैसला मेरा होगा कि ठीक होगा या नहीं होगा, अंदर चले। वो ऐसे ही कह के वो सीधे ही अंदर चली जाती है। अभी वो जैसे ही अंदर जाती है तो घर की हालत जैसी थी, लाइक हमारी मुन का घर जैसा भले ही ठीक था पर ऐसा था कि कोई सही से हालत नहीं थी। जितना ख़राब वो बाहर से दिखता था उतना ही ख़राब वो अंदर से भी था। इसलिए हमारी मुन चाहती थी कि सैम अंदर ना आए। अभी अपनी सैम जो अंदर आ जाती है, अब उसके बैठने के लिए जो जगह होती है, बैठने के लिए तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक पलंग था और वहाँ पर एक टूटी हुई चेयर थी जो कि ठीक से जुड़ी हुई भी नहीं थी। अभी अपनी मुन जो है वो बोलती है, मैम वो ऐसे ही करती है। अभी हमारी सैम जो अपने हाथ को दोनों को फोल्ड करके खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं वेट कर रही हूँ, तुम तैयार हो जाओ और अपनी मम्मा को भी तैयार कर लो। वो ऐसे ही कहती है और उसके बाद सीन कट होता है। हमें अपनी सैम, मुन और मुन की मम्मा को दिखाया जाता है जो इस वक्त पर तैयार हो गए थे। सैम तो ऑलरेडी तैयार थी, हमारी मुन और मुन की मम्मा जो तैयार हो गए थे। अब इन लोग तैयार होने के बाद सीधे ही हमारी सैम के कार पे बैठते हैं। सैम कहती है कि आंटी जी मैं आपको एक अच्छी जगह लेकर जा रही हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वो ऐसे ही कहती है और फिर अपनी मुन से कहती है उनका हाथ पकड़े रहना। वो ऐसे ही कहती है और कार ड्राइविंग जो शुरू।
लाइक ऐसा भी नहीं एकदम तेज, पर एकदम स्लो भी नहीं था। मुन हमारी सैम ने ये इस बात का ज़रूर ख्याल रखा था कि मुन की मम्मा को कोई प्रॉब्लम ना हो, पर फिर भी उसने अच्छा खासा तेज़ ही चलाया था। अब थोड़ी ही देर सफ़र के बाद लाइक ड्राइविंग जो शुरू हो चुकी थी और थोड़ी देर के सफ़र के बाद लगभग अभी इस सफ़र में लगा था 1 घंटा। बस 1 घंटे के सफ़र के बाद अब इन लोग एक जगह पर पहुँचते, एक प्लॉट पर, जहाँ पर एक घर बना हुआ था। ये घर जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, छोटा सा मकान था पर था बहुत ही प्यारा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नॉर्मल 1 BHK का घर था, पर अगल-बगल बहुत सारे हरे-हरे अपने पौधे-वौधे लगे हुए थे। जो फूल-वूल रहते हैं, ये सभी चीज़ें लगी हुई थी। अभी सैम वहीं पर जाकर कार रोक देती है। जैसे ही वो कार रोकती है, कार के रोकते ही अभी अपनी जो मुन की मम्मा है, वो कार के अंदर से ही बैठे-बैठे नज़ारे को देखने लगती है और कहती है, ये कौन सी जगह है बेटा? अभी अपनी जो सैम है वो बाहर निकलती है और कार का दरवाज़ा खोल कर कहती है, ये वो जगह है आंटी जी जहाँ आप रहने वाली हैं। वो ऐसे ही कहती है, उन्हें बाहर निकालती है। जैसे वो बाहर निकालती है, हमारी जो मुन की मम्मा है वो देखने लग जाती है और कहती है, ऐसा घर मेरे नसीब में, ऐसा हो भी सकता है क्या? अभी अपनी जो सैम है वो कहती है, ये कंपनी की तरफ से मुन को मिला है जिसमें आप भी रहेंगी। वो ऐसे ही कहती है और अंदर उनको ले जाने लगती है। अभी जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है, जैसे ही पहला फ्रंट रूम लाइक वो जो होता है अपना हॉल, उसे देखा जाता है। फिर एक यहाँ पर एक हॉल है, 2 रूम है, एक किचन है और एक वॉशरूम है। ये इतना ही है। ये 1 BHK का है और पूरा अगल-बगल पूरा एक नॉर्मल गार्डन सा बनाया गया है। अब इन लोग वही अंदर लेते हैं। अब जैसे अंदर जाते हैं तो हमारी सैम जो मुन की मम्मा के लिए एक रूम बता देती है और मुन की मम्मा के लिए जो रूम रहता है वहाँ पर ऑलरेडी लाइक जो होता है ना, जैसे दवाई-ववाई का पूरा सिस्टम करके रख दिया जाता है। जैसे कि नॉर्मल आपका हाथ पैर का दर्द हो या बुखार-वुखार आए, ये सब का दवाई का ऑलरेडी रखा जाता है। वो ऑलरेडी सारा सिस्टम करके रखी हुई है वहाँ पर। यहाँ तक कि मुन के रूम के लिए भी हम देखते हैं अच्छा खासा एक वार्डरोब तैयार किया गया था, जहाँ पर मुन के लिए अच्छे-अच्छे ड्रेस थे। कोई ऐसा भी नहीं है कि एकदम नॉर्मल लोकल ड्रेस, वो ड्रेस जो कि एक वाइब ही देते थे, जैसे कि वो ऑफ़िस पहन के आ सके उसके हिसाब से बहुत अच्छे ड्रेस थे। और 3-4 तो उसके लिए पार्टी वेयर ड्रेस भी थे, जो कि जैसे कि अपना ऑफ़िस की तरफ से ही कोई पार्टी वार्टी होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो ड्रेस पहन पाएँ, ऐसे ड्रेस थे। और ये सब होने के बाद अभी हम देखते हैं हमारी सैम जो मुन को भी उसका रूम दिखा देती है। हमारी मुन कहती है, मैम क्या ये सब आपने किया? हमारी सैम कहती है, तुम मेरी कॉलीग हो, सॉरी दोस्तों, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, तो तुम्हारा ख्याल रखना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये सब किया है। अभी अपनी मुन कहती है फिर मम्मा के लिए। अभी अपनी सैम कहती है, उसमें क्या है, बस थोड़ी सी ही मेहनत थी, उसका फ़िक्र मत करो तुम। और हाँ, मैंने हॉस्पिटल में बात की है तुम्हारी मम्मा के इलाज के लिए, तुम कल वहाँ उन्हें ले जाना। वो ऐसे ही कहती है और फिर कहती है, ठीक है मैं हॉल में इंतज़ार कर रही हूँ, तुम तैयार हो जाओ फिर हम चलते हैं। अभी अपनी मुन कहती है, मैं और कितना तैयार होंगी मैम, मैं तो ऑलरेडी तैयार हूँ। अभी अपनी सैम कहती, ठीक है हम चलते हैं। वो ऐसे ही कहती है और उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगती है। अभी मुन जो सैम जो मुन का हाथ पकड़ के आगे आगे चल रही थी और मुन का ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ सैम के हाथ पर था कि कैसे उसने उसका हाथ पकड़ के रखा हुआ है। आगे आगे हमारी सैम चल रही थी, पीछे पीछे हमारी मुन आ रही थी। लोग अभी ऐसे ही चलने लगते हैं। अब जैसे इन लोग हॉल तक के पहुँचते हैं, हमारी मुन कहती है, मैम 1 मिनट। हमारी सैम कहती है, हाँ क्या हुआ? अभी अपनी जो मुन है वो कहती है, मैं मम्मा को बता दूँ कि मैं जा रही हूँ। वो ऐसे ही कहती है और फिर अपनी माँ के रूम में जाके उन्हें समझा देती है कि वो जा रही है और वो अपना ख्याल रखें। वो ऐसे ही कहती है और फिर अब यहाँ से निकल जाती है। अब आगे आगे हमारी सैम जा रही थी, पीछे पीछे हमारी मुन आ रही थी। अब आगे पीछे ऐसे ही चलते रहता है। अब अचानक से हमारी सैम रुकती है और रुक के पलटती और कहती है, अच्छा मुन तुमने, वो ऐसे ही कहती है और उतने में लोग टकरा जाते हैं। टकराने के कारण हमारी मुन जो नीचे गिर जाती है, सैम जो हमारी मुन के ऊपर गिर जाती है। अब जैसे ही गिरते हैं इनके लिप्स जो हल्के से मीट हो जाते हैं। जैसे ही हल्के से मीट हो जाते हैं, दोनों ही आँखें खोल के एक दूसरे को देखने लगते
करते हैं। सीन अचानक से कट होता है। हमें हमारे वेन और जऊ को दिखाया जाता है। अभी अचानक से हमारे जऊ जो उठ गए थे और उठ के अपने वेन को देखने लगे थे। कानों पर हल्की हल्की चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी, जो कि कानों को चूम रही हो जैसे। बहुत ही प्यारी सी आवाज़ थी। हमारे जीशु के कानों में जो ये आवाज़ आ रही थी, इसी आवाज़ से हमारे जीशु जो अभी उठे थे, अभी वो जैसे ही उठते हैं हमारे वेन को देखने लगते हैं। हमारे वेन जो स्टिल सोए हुए थे, जैसे उन्हें किसी चीज़ की फिक्र ना हो। अभी वो जो चुपचाप सोए हुए थे, हमारे जीशु जो अपने वेन को देखने लगते हैं। देखते देखते उनके जो आईब्रोज है उसे टच करने लगते हैं। आईब्रोज से उनके नोज़ को टच करते हैं अपने फिंगर के ज़रिए ही। वो धीरे धीरे टच करते करते ही धीरे धीरे उनके फिंगर जो है वो नोज़ से धीरे धीरे उनके अपर लिप तक आते हैं और अपर लिप से सीधे ही जो वो लिप तक आते हैं। अचानक से हमारे वेन के होंठ जो खुल जाते हैं। अभी जैसे ही वेन के होंठ जो खुलते हैं, उनके होंठ खुलते ही अचानक से हमारे जीशु जो उनकी फिंगर जो अंदर जा चुकी थी, जैसे ही अंदर जाता है हमारे वेन के होंठ फिर से वापस बंद हो जाते हैं और अभी दांत लग जाता है हमारे जीशु के फिंगर पर। जैसे ही दांत लगता है हमारे वेन को भी एहसास हो जाता है। वो अचानक से उठ जाते हैं और अपने जीशु को देखने लगते हैं और वो अपना फिंगर जो बाहर निकलवाना चाहते थे, लाइक कि बाहर निकालिए, पर अपने जीशु जो फिंगर तो बाहर निकालते हैं पर अपने थंब को अंदर डालते हैं और अंदर डाल के थोड़ा सा उनके होठों को खोलते हुए एक किस दे देते हैं, लाइक हल्की सी किस करते हैं। अभी वो जैसे ही किस करते हैं हमारे वेन जो हैरानी से अपने जीशु को देखने लगते हैं और कहते हैं, मास्टर शू। अभी अपने जीशु कुछ कहे बिना ही अचानक से हमारे वेन के दोनों हाथ को फोल्ड कर लेते हैं और ऊपर की ओर हाथ ले जाते हुए उन्हें दूसरे हाथ से उनका गालों को होल्ड करके उन्हें किस करने लगते हैं। अब जैसे ही उनके गालों को लाइक होल्ड करके वो किस करने लगते हैं, अभी वेन तो कुछ कहने की हालत में नहीं था कि क्या हो रहा है उसके साथ। अभी वो जो हमारे जीशु जो उसे किस करे जा रहे थे, वेन हैरानी से देखा जा रहा था, उसकी आंखें भरी भरी। हमारे जीशु जो किस करते रहते हैं, किस करने के बाद उनके नोज़ पर किस करते हैं और कहते हैं, आई लव यू लावेन। हमारे वेन का जो सांसें फूल चुकी थी और वो कहते हैं, मास्टर शू, पर आपको मुझसे प्यार कब। अभी अपने जीशु जो सीधे ही अपने वेन के होठों पर अपनी उंगलियां रख देते और कहते हैं, बस मुझसे कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अभी अपने वेन जो कुछ कह ही नहीं पाते हैं। जीशु जो इंतज़ार कर रहे थे कि वेन कुछ कहेंगे, पर वेन तो कुछ कह ही नहीं रहे थे। अभी दोनों की ही आंखें एक दूसरे को देख रही थी। जीशु के फिंगर जो वेन के होठों पर थे और वो हमारे वेन की आंखों में देख रहे थे। वेन भी अपने जीशु की आंखों में देख ही रहे थे। अचानक से डोर खुल जाती है। जैसे ही डोर खुलती है, मेन डोर में कोई और नहीं बल्कि हमारे गौ चौक खड़े थे। दरवाज़ा खुलते ही कहते हैं, जीशु बेटा। अभी जैसे ही वो कह के ऐसे देखते हैं हमारे वेन और जीशु को इस सिचुएशन में, ओ भाई साहब, बस उनकी तो एक ही आदत है, वो सीधे ही डायरेक्ट कह देते हैं, अरे ये क्या देखने को मिल गया मुझे, तुम्हारी शादी नहीं हुई है बेटा, ये कौन से पोजीशन में बैठे हुए हो दोनों के दोनों। अभी अपने जीशु जो तुरंत उठ के सीधे पलंग के बाहर खड़े हो जाते हैं और अपने वेन भी जो खुद को ठीक करने लगते हैं और वो जैसे ही खुद को ठीक कर रहे थे उसी वक्त पे उनका हाथ जो उनके चोट पर चला जाता है। जैसे ही हाथ उनके चोट पर जाता है उनकी वॉइस आ जाती है। जैसे ही वॉइस आती है हमारे जीशु तुरंत पास आते हैं और कहते, हे ठीक तो हो ना तुम, क्या कर रहे हो। अभी अपने जो वेन है वो कहते, आई एम सॉरी मास्टर शू, आई एम सॉरी। अभी अपने जीशु जो अपना सर पकड़ लेते हैं कि ये बात बात पे इतना सॉरी क्यों ही कह रहा है। अभी अपने जो जीशु है वो अपने वेन को देखने लगते हैं और साथ ही साथ अपने कौचोंग जो मुस्कुरा रहे थे। सीन कट होता है, हमें सीधे डाइनिंग टेबल को दिखाया जाता है। हम देखते हैं हमारी गुशियांग ने जो ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया था। अब ब्रेकफास्ट तैयार जैसे ही हो गया था, सभी के सभी अभी डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे। हमारे वेन को वही सादा सा सूप मिल रहा था, अभी उसे मसाले वाला खाना नहीं मिल रहा था।
सूप को देखकर हमारा वेन जो कहता है, दीदी अब भी सूप। हमारी जो गुशियांग है सीधे ही कहती, सूप ही मिलेगा जब तक कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। अभी अपना वेन जो अपनी गुशियांग को देखने लगता है, गुशियांग कहती है फेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यही मिलेगा। वो ऐसा ही कहती है और उसके बाद अपने गाओचोंग और अपने जीशू के लिए भी वो अपना नाश्ता जो तैयार तो कर दी थी, बस उन्हें सर्व करने लगती है। अब अपने जो गाओचोंग हैं वो कहते हैं, जीशू बेटा तुम्हारे ऑफिस का क्या? अभी अपने जीशू बताते हैं कि उसने ऑलरेडी पैसे कह दिया है कि हमारा जीशू 3 दिन ऑफिस नहीं आएगा तो बाकी के लोग काम संभालेंगे, साथ ही साथ वेन भी नहीं आएगा। इस बात का जो नोटिस होता है वो लगाने के लिए पैसे ऑलरेडी कह दिया गया है। अभी अपने गाओचोंग कहते, ओह ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, खैर आज का प्लान क्या है तुम्हारा? हमारे जीशू कहते हैं प्लान क्या ही करना है। अभी अपने जो गाओचोंग हैं वो कहते हैं, तुम शायद भूल रहे हो बेटा कि तुम्हें आज हॉस्पिटल जाना होगा। अभी अपने जीशू कहते हैं, हॉस्पिटल पर क्यों जाना होगा? अभी अपने जो गाओचोंग हैं वो सीधे कहते हैं, हाँ मैं अपने इस भांजे का क्या करूँ बेटा, वेन किसिंग के सर पे जो ये पत्ती लगी हुई है ना, उसको चेंज करवाने तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। वो ऐसे ही कहते हैं और फिर अब सीन कट होता है। हम देखते हैं यहाँ से इन लोग निकल गए थे, अभी इन लोग जल्दी ही निकल गए ताकि जल्दी ही ड्रेसिंग करवा के वापस आ पाए। अब इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद हमारे वेन जो कि पीछे बैठे हुए थे अपनी बहन के साथ और सामने में हमारे जस्ट जो बैक सीट है उसके जस्ट फ्रंट सीट में हमारे जीशू बैठे हुए थे जो अपने वेन को देखे जा रहे थे और ड्राइविंग सीट पे हमारे गाओचोंग जो स्टिल बैठे हुए थे और वो अभी ड्राइविंग ही कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे गाओचोंग तो एक कैब ड्राइवर ही हो। अभी अपने गाओचोंग कहते हैं, जीशू बेटा तुम हमेशा ही मुझे ड्राइवर क्यों बना देते हो? अभी अपने जीशू कहते हैं, बन जाइए ना चाचा जी, क्या ही दिक्कत है। वो ऐसे ही कहते हैं और अभी ड्राइविंग शुरू हो चुकी थी। अब ड्राइविंग जैसे ही शुरू हो जाती है, अब गाड़ी चलते चलते थोड़ी देर के बाद अभी इन लोग पहुँचते हैं हॉस्पिटल जैसे ही पहुँचते अभी हम अपने डुआन पेंग को देखते हैं जो अभी वहाँ से आ रहे थे। अब लोग जैसे ही आ रहे थे तो हम देखते हैं वो उधर से आ रहे, इधर से अपने गाओचोंग जो अपने जीशू, गुशियांग और वेन के साथ आ रहे थे। अभी जैसे ही आते हैं हमारे डुआन पेंग जो जीशू से मिलते हैं और कहते हैं आप आ गए। अभी जीशू कहते हैं जी वो वेन के सिंह का ड्रेसिंग करवाना था पत्ती का। अभी वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वो ऐसे ही कहते हैं और कहते हैं कि नर्स के पास चले जाओ। वो उन्हें वहाँ प्रिपरेशन के लिए भेज देते कि ताकि वो चेंज वेंज करवा पाए, उसके लिए भेज देते और वो यहीं पर खड़े रहते ताकि वो अपने दूसरे पेशेंट को देख पाए। पर फूटी किस्मत उनकी गाओचोंग जो फिर से उनके सामने आ गए थे। अभी वो फिर से उनसे फ्लर्ट करने लग जाते हैं कि डॉक्टर साहब कॉफ़ी हो जाए। अभी अपने डुआन पेंग जिनके हाथ में अभी उनका फ़ाइल था वो सीधे ही गुस्से से वही जो अपनी रिसेप्शन रहती है उनके पास पटक देते हैं। जैसे ही फ़ाइल को वहाँ पटका जाता है अपनी रिसेप्शन तो तरसी जाती है कि ये क्या था। अभी वो जैसे ही तरसी जाती है अपने डुआन पेंग कहते हैं, सिस्टर क्या आप इसका ख्याल रखिएगा थोड़ी देर। वो ऐसे ही कहते हैं और उसके बाद अपने गाओचोंग के पास जाकर कहते हैं, कॉफ़ी पीनी है ना तुम्हें, चलो मैं पिलाता हूँ। वो ऐसे ही कहते हैं और उनका हाथ पकड़ के सीधे हॉस्पिटल के बाहर ले जाने लगते हैं। सिनकत होता है और हमें हमारे जिन और हैनिंग को दिखाया जाता है। अभी हमारे जिन जो स्टिल अपने चेयर पर बैठे हुए थे, हमारा हैनिंग जो उसका असिस्टेंट ही है वो अभी उसके साथ जो उसके सामने सोफ़ा रहता है वहीं पर बैठा हुआ था और अभी हमारे हैनिंग का पूरा फोकस था अपने फ़ाइलों पर और वो फ़ाइलों का पूरा ख्याल ही रख रहा था कि किसका क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ों पे ध्यान रख रहा था। और हमारे जिन स्टिल हमारे हैनिंग को देखे जा रहे थे। अब वो उन्हें देखते ही रहते हैं। हमारे हैनिंग जो अपने फ़ाइलों पर ध्यान दे रहे थे पर कहीं ना कहीं उनका ध्यान अपने जिन पर भी था ही। अभी वो जैसे उस पर ध्यान दे रहे थे, अब ध्यान देते देते अचानक से अपना हैनिंग उठ जाता है और उठ के अपने जिन की तरफ आने लगता है। अभी जिन हड़बड़ा के उठ जाता है, वो जैसे आराम से देख रहा था, चेयर से तो नहीं उठता है पर वो हैरानी से अपने हैनिंग को देखने लगता है। अभी हैनिंग सीधे ही अपने जिन के पास आ जाता है और जिन के चेयर पर उसके लैप पर ही बैठ जाता है। अभी जिन हैरान, वो
हैरानी से अपने हैनिंग को देखा जा रहा था। अभी हैनिंग अपने जिन के गालों को होल्ड करता है और कहता है, सर इतने प्यार से क्यों देखते रहते हैं, कह दीजिए ना अपने दिल की बात कि आप मुझे पसंद करते हैं। अभी जिन जो हैरानी से अपने हैनिंग को देखते ही रहता है कि क्या क्या कह रहा है हैनिंग आखिर। अभी अपने जिन जो हैरानी से देखते ही रहते हैं और वो जैसे ही देखते रहते हैं, अभी अपना हैनिंग जो अपने जिन के होठों के करीब जाने लगता है और लगभग उसके होठों को छू ही लेता है। अभी जैसे ही वो उसके होठों को छू लेता है और उसके बाद कहता है, सर 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 जिन। अभी अपने जिन जो हैरानी से अपने हैनिंग को देखे ही जा रहे थे, अचानक से जिन के बॉडी को शेक किया जाता है, लाइक कि उसे हिलाया जाता है। जैसे ही हिलाया जाता है, हमारे जिन हैरानी से सामने देखने लगते हैं। अभी अपने जिन को हमारे हैनिंग ने ही उठाया था और ये जो कुछ भी हुआ वो अपने जिन का सपना ही था। अभी जिन तो हैरानी से हैनिंग को देखते ही रहता है। हैनिंग कहता है, कहाँ खो गए सर आप, मुझे ये फ़ाइल आपको समझानी थी इसलिए मैं आपके पास आया था, पर आप कहाँ खोए हुए हैं। अभी अपने जो जिन है वो बस अपने हैनिंग को थोड़ी देर देखते हैं, अपने होठों को स्वाइप अप करते हैं कि जैसे कि ये दिन का आंखों देखा सपना कुछ रियल ही हो, वैसा स्वाइप अप करते हैं और हाँ वो ऐसे ही कह के तुरंत उठते हैं और ऑफिस से सीधे बाहर निकल जाते हैं और अभी वो वॉशरूम साइड जाते हैं। हैनिंग जो यहीं पर खड़े रह जाता है और कहता है, ये क्या था आखिर, सर ने कुछ कहा ही नहीं और चले क्यों गए आखिर यहाँ से। ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ, वो ऐसे ही कहता है और वापस अपने सोफ़े पर जाकर बैठ जाता है और जो फाइल उसे समझानी थी वो उसे खोलकर बैठ जाता है। हमें अपने जिन को दिखाया जाता है जो इस वक्त पे अपने वॉशरूम पहुँच गया था। वो वॉशरूम पहुँचते ही खुद के सर को पकड़ लेता है और कहता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ आखिर। मैं कह भी नहीं सकता हैनिंग से कि मैं उसे पसंद करता हूँ। अगर मैंने कह दिया तो वो ऑफिस छोड़कर चला जाएगा, पर मेरी इमोशन, मैं खुद के इमोशन पे कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता हूँ। अभी अपना जिन जो जल्दी जल्दी नल को चालू करता है, जल्दी जल्दी अपने फेस पर पानी डालने लगता है। वो परेशान हो गया था कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी फीलिंग्स जो रुकने को तैयार ही नहीं थे। अब उसे अपने जिन को अपने जिन को हमारे हैनिंग को लेकर ऐसे ख्याल भी आने लगे थे। वो तो परेशान ही हो गया था कि उसे क्या करना है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सीन कट होता है, हम अपने दुआन पेंगजू और गौचोंग को देखते। दुआन पेंगजू ने हमारे गौचोंग को उठा के सीधे बाहर कैफ़े में ही ले आया था, वही जो हॉस्पिटल से लग के एक कैफ़े था वहाँ पर, वो वही ले आता है और कहता है, कॉफ़ी पीनी है ना आपको, ठीक है मैं पिलाता हूँ कॉफ़ी। वो ऐसे ही कहता है और सीधे ऑर्डर दे देता है। लाइक वो ये नहीं कि वेटर के आने का इंतज़ार, टेबल पर बैठे वेटर पे के आने का इंतज़ार, बिल्कुल भी नहीं। मेन जहाँ से ऑर्डर दिया जाता है, जहाँ पर हम बिलिंग वगैरह करते हैं, वहीं पर पहुँच जाता है, पैसे रखता है और कहता है, एक कैपुचिनो और चीनी की कमी नहीं होनी चाहिए। वो ऐसे ही कहता है। अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में कैपुचिनो आ जाती है। अब कैपुचिनो जैसी ही आती है, साथ ही साथ वो ये भी कह देते हैं कि एक ब्लैक कॉफ़ी भी चाहिए। वो ऐसे ही कहते हैं और ब्लैक कॉफ़ी के आते ही हम देखते हैं कैपुचिनो हमारे दुआन पेंगजू जो हमारे गौचोंग को कहते हैं कि पियो। दुआन पेंगजू के कहते हैं, ठीक है मुझे क्या प्रॉब्लम नहीं है, मैं पीऊँगा ज़रूर। अभी हमारे दुआन पेंगजू अपने कॉफ़ी को पीते हैं, एक सिप लेते हैं और वो आराम से पीते, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर जैसे ही हमारे गौचोंग कैपुचिनो की फर्स्ट ड्रिंक लेते ही उनका फेस अजीब सा बन जाता है, क्योंकि चीनी की वाकई में कमी नहीं रखी गई थी, कुछ ज़्यादा ही इसमें चीनी था। हमारे गौचोंग जो अपना फेस बना देते हैं और अपना वो बाहर ही करने वाले थे। अपने दुआन पेंगजू सीधे ही कहते, अगर इसके से इस कप में इतनी सी भी बूंद रह गई तो तुम सोच लेना कि मैं क्या कर लूँगा। अभी गौचोंग हैरान और अपने दुआन पेंगजू को देखने लगते हैं। दुआन पेंगजू कहते, बहुत शौक था ना कॉफ़ी पीने का, पियो अब। वो ऐसे ही कहते हैं और अपने गौचोंग जो फंस गए थे और वो इस कॉफ़ी को पी रहे थे पर उनसे पिया भी नहीं जा रहा था, उनकी अजीब सा हो गया था। और
लुआन पेंगजू जो कहते पीना तो पड़ेगा ही, और वो अपने ब्लैक कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे थे। सीन कट होता है, हमें हॉस्पिटल का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने वेन की ड्रेसिंग हो गई थी और अभी अपनी जो नर्स है उन्होंने कहा था कि आपकी ड्रेसिंग हो गई है पर आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके सर पर पानी ना आ जाए। वो ऐसे ही कहती हैं और उसके बाद उन्हें जाने को कहती है। अभी इन लोग जैसे ही यहाँ से निकलते फिर देखते काओ चोंग गायब है। अपने जीशु कहते हैं चाचा कहाँ गए। तभी सामने से देखते हैं मेन गेट से जहाँ से अपने दुआन पेंगजू तो आराम से आ रहे थे पर अपने गौचोंग उनका तो फेस बना हुआ था। लाइक इतना मीठा कॉफ़ी, इतना मीठा कैपुचिनो, उन्हें तो यही पीना पड़ा था। वो जो अपना फेस बनाकर आ रहे थे। अभी अपने जीशु जो हैरानी से अपने गौचोंग को देखने लगते हैं। वो अपने गौचोंग को देखते रहते हैं। गौचोंग अपने जीशु तक आते, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, पेट पे हाथ रखते हैं और कहते हैं बेटा मुझे घर ले चलो। अभी अपने दुआन पेंगजू अपने गौचोंग की ओर देखते हैं और कहते हैं उम्मीद है आपको कॉफ़ी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आई होगी, दोबारा तो पीने की जिद नहीं करेंगे ना, इतना काफ़ी ही होगा आपके लिए। वो ऐसे ही कहते हैं और अपनी फ़ाइल को लेकर सीधे यहाँ से निकल जाते हैं। अपने गौचोंग जो अपने पेट पे तो हाथ रखे हुए थे, फिर अपने जीशु के कंधे से हाथ हटाकर अपने सीने पर रखते हैं और कहते हैं रूद है, अब इसे पताने में और मज़ा आएगा। वो ऐसे ही कहते हैं और सीधे कहते हैं बेटा पहले कहीं रेस्ट रूम ले चलो मुझे। अभी अपने जो वेन है वो कहते हैं इस हॉस्पिटल में रेस्ट रूम ज़रूर होगा। वो ऐसे ही कहते हैं और फिर कहते हैं लाइक वहीं पर जो एक नर्स रहती है उनसे पूछते हैं कि रेस्ट रूम कहाँ पर है। वो बताती कि कहाँ पर है। अपने गौचोंग सीधे रेस्ट रूम चले जाते हैं और लाइक वो जाते जाते कहते हैं बेटा तुम जाओ मैं आराम से आ जाऊंगा। वो ऐसे ही कहते हैं और वो अभी रेस्ट रूम चले जाते हैं। सीन कट होता है, हम देखते हैं इन लोग अभी अपना यहाँ से निकल जाते हैं। अपने वेन और गोशियांग जो पीछे बैठे हुए थे और इस वक्त पर ड्राइविंग हमारे जीशु कर रहे थे। अब अपने जीशु जो ड्राइवर बन गए थे। अब यहाँ से चलते चलते रास्ते में एक शॉप आता है जो कि नॉर्मल एक मार्केटिंग एरिया ही था जहाँ पर हम थोड़े बहुत सामान ख़रीदते हैं। वहीं पर नॉर्मल फ्रूट वगैरह भी रहता है और बाकी की चीज़ें भी रहती हैं। लोग वहीं पर पहुँच जाते हैं। अभी जैसे ही पहुँचते हैं वो देख के हमारे जीशु जो कार को रोक देते हैं। अब जैसे ही वो कार को रोकते हैं तो अपने वेन पूछते हैं मास्टर शो आपने कार क्यों रोकी। हमारे जीशु कहते हैं क्योंकि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। अपने वेन कहते हैं मेरी तबीयत ख़राब है पर हम तो हॉस्पिटल से आ चुके हैं ना। अपने जीशु जो है अपनी गुशियांग को देखते हैं और कहते हैं गुशियांग दीदी। फिर वो रुकते और कहते हैं मैं आपको दीदी तो कह सकता हूँ ना। अभी अपनी जो गुशियांग है वो कहते हैं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, कह सकते हो। वैसे ही कहती है। अभी अपनी जो जीशु है वो कहते हैं क्या आपने इसे ये नहीं बताया कि जब कोई बीमार होता है तो उसे फल फ्रूट खानी चाहिए। अभी अपनी गुशियांग जो है वो कहती है लगता है भूल गया है। वो ऐसे ही कहते हैं और अभी लोग उतर जाते हैं। अपने वेन जो स्टिल दोनों को लेके जा रहे थे। अपने जीशु जो है वो कहते हैं आप बताइए कि इसे कौन सा फ्रूट पसंद है, मैं उसे बाय कर लेता हूँ। अभी अपनी गुशियांग जो है वो अपने वेन के पसंद का फ्रूट बता देती है और अब अपने वेन के लिए उस फ्रूट को अपने जीशु जो है वो बाय करने लगते हैं और बाकी की चीज़ें भी। और साथ ही साथ अपनी गुशियांग से भी पूछती कि आपको क्या लेना है। गुशियांग मना करती है पर अपने जीशु की जिद के आगे वो हाँ कर देती है। अब फल फ्रूट लेने के बाद कुछ और थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद यहाँ से इन लोग निकल जाते हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद आगे एक और स्टॉल आता है जहाँ पर नॉर्मल ऐसे ही कपड़े टंगे हुए रहते हैं और अपनी जो गुशियांग है वो उसके लिए बहुत अच्छे लाइक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ के ही वेराइटीज़ थे जो कि बहुत ही अच्छे थे। अभी अपनी गुशियांग जो है वो कहती है कि रुकिए थोड़ा सा। अभी अपने जीशु जो है वो कहते हैं कि क्या हुआ। अभी अपनी गुशियांग कहती है रुकिए, तो वो ऐसे ही कह के रुकवाती है और फिर वहाँ के जो कपड़े सेल्स वगैरह लगे हुए थे लाइक वो ऐसा नहीं कि सेल में थे पर जैसे लगे हुए थे वो बहुत ही खूबसूरत थे। तो वो उन ड्रेसेस को देखने लगती है और उनको लेने का सोचती है। अभी वो जैसे ही उनको लेने का सोचती है तो लेने का सोचने के बाद फिर वो अपने पर्स को चेक करती है। पर्स में बहुत ही कम पैसे थे
अभी वो उदास हो जाती है और निकलने ही वाली थी। तभी अपने यीशु जो है वो अपने काँध को लेके आगे बढ़ते हैं, पर जैसे ही वो काँध को लेके आगे बढ़ते हैं उससे पहले ही अचानक से एक और काँध आता है जो अचानक से बिलिंग कर देता है उन सारे कपड़ों का, और बिलिंग करके अपने गुशियांग के हाथ में वो सारे कपड़े पकड़ा कर कहता है, ये रहे तुम्हारे कपड़े। अभी अपनी गुशियांग जो हैरानी से देखने लगती, यीशु भी हैरानी से देखने लगता है कि कैसे हो गए, वो ऐसे ही हैरानी से देखने लगता है। अभी गुशियांग जो ऐसे देखती है, सामने कोई और नहीं बल्कि अपना काओवेनिंग ही खड़ा था जो कि बड़े ही प्यार से मुस्कुरा रहा था। अभी अपनी गुशियांग जो उसे देखने लगती है और कहती है, तुम? अपनी जो अपना जो काओवेनिंग है वो कहता है, हाँ मैं, वैसे इन दिनों तुम मिल नहीं रही थी, कहाँ बिजी थी? अभी अपनी गुशियांग जो कहती, तुमसे मतलब? अभी अपना जो काओवेनिंग है वो कहता है, मैंने तुम्हें ये ड्रेसेस दिलवाए हैं, कम से कम इसी नाते तो बता दो। गुशियांग कहती है, मैंने तुमसे कहा कि मुझे ये ड्रेसेस तुमसे चाहिए, मैं खुद ले सकती थी। वो ऐसे ही कहती है और ड्रेसेस को नीचे पटक देती है। अपना काओवेनिंग कहता है, ऐसे तो मेरे दिल के टुकड़े मत करो ना, बता दो ना कहाँ थी। अभी अपना जो वेन है वो बाहर आता है और कहता है, दीदी चलिए ना, कहाँ रह गई आप? अभी अपने जो गुशियांग है वो कहती है, हाँ वेन मैं आ रही हूँ। अभी वो ऐसे ही कहती है। अभी अपने जो वेन को हमारे काओवेनिंग ने देख लिया था, उसके सर पर चोट लगी हुई है करके, तो अपने काओवेनिंग कहता है, ओह तो इसीलिए बिजी थी क्या? ठीक है, आई एम सॉरी। वो ऐसे ही कहता है और झोले को पकड़ के, लाइक वो जो बैग्स रहते जिसमें अपनी गुशियांग के ड्रेसेस थे, उसे पकड़ के अपनी गुशियांग के पीछे जाने लगता है कि गुशियांग सुनो ना, मेरी बात सुन लो, आई एम सॉरी। अभी जैसे ही हमारे काओवेनिंग अपनी गुशियांग के पीछे जा रहे थे, हमारे यीशु डायरेक्ट अपने काओवेनिंग का हाथ रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम आखिर परेशान क्यों कर रहे हो गुशियांग को? अभी अपना काओवेनिंग कुछ कहता कि मैं तो वो कुछ भी कह पाता उससे पहले ही हमारी गुशियांग वापस आती है। अब उस बैग को लेती है और बैग को लेकर वापस जाने लगती है और जाते जाते कहती है, इस बार माफ़ कर रही हूँ, दोबारा माफ़ नहीं करूँगी। वो ऐसे ही कहती है और यहाँ से निकल जाती है और जाते जाते वो हल्का सा मुस्कान दे देती है। अभी अपना काओवेनिंग जो अपने चेस्ट को पकड़ के ऐसे हरकत करता है जैसे कि वो हाय मर ही जाएगा, उसकी हरकतें ऐसी थी। अभी अपना वेन जो अंदर बैठा हुआ था और अपनी जो गुशियांग भी जो अंदर चली जाती है, अपना यीशु जो हैरानी से देखने लगता है कि ये क्या था, क्या ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये क्या था? अभी अपना जो काओवेनिंग है वो कहता है, अभी तो मेरा हाथ छोड़ दीजिए, क्या अभी पकड़े रहेंगे? अपना यीशु कहता है, ये क्या था? अभी अपने काओवेनिंग कहते हैं, पता नहीं क्या था, पर मुझे वो बहुत पसंद है, मैं कह नहीं पा रहा हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे गुशियांग बहुत पसंद है। अपने यीशु कहते हैं, तुम्हें अगर वो पसंद है तो तुम क्या ऐसी हरकतें करके उसे अपना बनाओगे? अपना काओवेनिंग कहता है, तो और क्या ही करूँ, मेरे लिए तो समझना ही मुश्किल है, आप ही कुछ उपाय बता दीजिए।